नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है अनिल वैद्य की। इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न और मीन राशि, दूसरे भाव में राहु, 7वें भाव में चंद्रमा, 8वें में केतु, 9वें में गुरु और 11वें भाव में शनि, सूर्य, बुध और शुक्र, तो वहीं 12वें में मंगल है। परंतु बुध और गुरु दोनों का अंश बल इन्होंने बताया है क्रमशः 3 और 1 अंश पर है। काफी परेशान रहता हूं। इन्होंने बताया है कम से कम 40 व्यवसाय कर लिया परंतु आज तक कभी सफल नहीं हो पाया। 40 व्यवसाय कर लिया, सीधी सी बात है, जिन्होंने 40 व्यवसाय किया हो वो कैसे सफल हो सकते हैं? एक उदाहरण से समझें तो या तो उम्र इस समय मैं मान के चलूं आपकी कि 80 वर्ष की होनी चाहिए। कम से कम किसी भी व्यवसाय को आपने साल 1.5 साल का टाइम तो दिया होगा। और सीधी सी बात है कि जिसने 40 व्यवसाय किया हो वो कभी सफल क्यों होगा? मैं समझता हूं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश का अंश बल कमजोर है। जन्म कुंडली के सभी राजयोग भंग हो जाते हैं। जन्म कुंडली के सभी राजयोग अपना प्रभाव नहीं दे पाते, प्रभाव विहीन हो जाते हैं जब लग्नेश कमजोर हो। इस जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हैं, साफ दिखाई पड़ रहा है। परंतु एक आप ही के बताए 40 बार के उदाहरण को मैं समझाऊं तो आपको एक फावड़ा दे देता हूं। 40 जगह पर आप 40 फावड़ा मारिए, क्या वो धरती कहीं कुछ पानी तो छोड़ी नहीं निकलेगा? क्या उस धरती से कुछ उपजाया जा सकता है? नहीं। लेकिन एक जगह पर आप 40 फावड़ा मारिए, संभव है वहां से भी पानी ना निकले लेकिन एक पौधा तो वहां लगाया जा सकता है। यानी आप एक जगह पर थोड़ा समय देते तो संभव है कि आप अंबानी नहीं बनते लेकिन इतना तो हो जाता कि सब ठीक ठाक चल रहा होता। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके लग्नेश के कमजोर होने का ही प्रभाव है कि आप बार बार व्यवसाय बदल रहे हैं और व्यवसाय बदलते रहिए। 40 नहीं 400 व्यवसाय बदल डालिए, सफलता कैसे मिलेगी? सफलता के लिए व्यवसाय बदलना नहीं, स्वभाव, अपने काम का तरीका। क्योंकि एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप चाय बनाने का काम करते हैं, क्या लोगों ने चाय पीना छोड़ दिया? संभव है आपका तरीका गलत हो रहा होगा। मैं ये नहीं कहता और मैं जानता भी नहीं चूंकि आपके व्यवसाय को, मैं सो तरीका आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर टिका ही नहीं तो केवल मैं कुंडली को दोष कैसे दूंगा? अगर आप देखें तो 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति आपने बताया, आपने लाभ भाव में 3-3 4-4 ग्रह की चर्चा की है। ये तो ऑलरेडी कुंडली बहुत अच्छी मुझे दिखाई पड़ रही है। तो सबसे जरूरी क्या है? कुंडली को देखना या आपका टिक करके किसी एक काम को करना? मुझे लगता है टिक करके किसी एक काम को करना। शुभम जी हैं। और हां, अब ऐसी स्थिति में जबकि लग्नेश कमजोर है तो सीधी सी बात है जन्म कुंडली के सारे ग्रह कमजोर तो हो ही जाते हैं। आप अपने लग्नेश को बलि करिए, बुध को बलि करिए, बुध को बलवान करने के लिए पन्ना धारण करिए, गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, बुध के बीज मंत्र का जप करिए। बुध बलवान होंगे तो निसंदेह कुंडली बलि हो जाएगी। शुभम जी हैं। इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न के 5वें भाव में बुध बैठे हैं, 0 डिग्री पर और अस्त हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में विदेश जाने का योग है तो क्या बुध को बल देने के लिए पन्ना धारण करना सही रहेगा? क्या लग्न और चतुर्थ को बल देना सही है? चतुर्थ भाव आपका स्वदेश का भाव होता है, ये मैं आपका आशय समझ सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि विदेश जाने में भी आपके लग्नेश का बली होना अत्यंत सहयोगी है। अगर वो बली नहीं होंगे तो आप विदेश भी नहीं जा सकेंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपके लग्नेश का बली होना अत्यंत आवश्यक है। तो अपने लग्नेश को आप अवश्य बलि करिए, पन्ना आपका जीवन रत्न है। उमेश दाहावड़े हैं। इन्होंने पूछा है सिंह लग्न में मंगल 10वें भाव में, शनि 5वें में, मंगल की दृष्टि शनि पर क्या प्रभाव होगा? सिंह लग्न में मंगल का 10वें में होना तो ठीक, परंतु शनि का जन्म कुंडली के 5वें में होना बिल्कुल ठीक नहीं। ये तो पहले तो परेशानी की सूचना है। ऐसे पंचमस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि, वैसे मंगल की दृष्टि विच्छेदात्मक नहीं है, परंतु 5वें भावगत विच्छेदात्मक शनि के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ जाना कहीं ना कहीं परेशानी, प्रेम के क्षेत्र में संतान पक्ष से संबंध को खराब करता ये दिखा रहा है, तो ये परेशानी की सूचना है। संतति उत्पन्न होने के समय में गर्भपात की ये सूचना है। पंकज राठौर हैं। इन्होंने पूछा है कन्या लग्न और राशि, यानी लग्न और राशि दोनों कन्या ही, भाग्य भाव पर राहु शनि मंगल की दृष्टि हो तो क्या भाग्य कमजोर होगा? शनि 12वें भाव में बैठकर के दूसरे भाव में बैठे शुक्र मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। आगे उन्होंने पूछा है बाएं गाल और बाएं हाथ पर यदि तिल हो तो क्या प्रभाव होता है? नीचे से शुरू करते हैं। बाएं गाल पर धन का होना, जातक बहुत ज्यादा धन खर्च करने वाला होता है
और ये थोड़ी परेशानी की भी सूचना को दर्शाता है। बाएं हाथ पर तिल का होना, अगर आप पुरुष हैं तब मैं आपके लिए कह रहा हूँ, स्त्रियों के लिए नहीं है ये। तो पुरुष के बाएं हाथ पर तिल होना उसके झगड़ालू प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। कन्या लग्न, कन्या राशि, अच्छी बात। अब देखा जाए तो आपने कहा कि राहु, शनि, मंगल सबकी दृष्टि भाग्य पर पड़ रही, इससे भाग्य कमजोर होगा, नहीं। मैं इस बात को बता दूं कि अगर भाग्य भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती तो ज्यादा भाग्य कमजोर होता है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर भाग्य भाव पर, क्योंकि आपने जैसा कहा कि भाग्य भाव में कोई ग्रह है या नहीं है, आपने ऐसा कोई चर्चा तो नहीं किया, पर भाग्य भाव में अगर कोई ग्रह न हो, किसी की दृष्टि न हो, तो उससे भाग्य ज्यादा कमजोर होगा। दृष्टि से भाग्य को मैं कमजोर नहीं कहूंगा। विच्छेदात्मक शनि की दृष्टि होती है पर भाग्य से कमजोर नहीं होगा। पर उससे ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि आपने कहा कि शुक्र और मंगल द्वितीय भाव में बैठे और ऐसे शुक्र मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। यह चारित्रिक पतनता, गलत खानपान, गलत आहार व्यवहार आचरण को प्रदर्शित करता है। इससे आपको बचना चाहिए। यह जरूर कहीं ना कहीं आपके भाग्य को कमजोर करने वाला बनेगा। राहुल शैनी हैं, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न, पंचम में देवगुरु, छठे भाव में शुक्र, बुध राहु युति सप्तम भाव में, सूर्य मंगल बुध और राहु युति सप्तम भाव में, सूर्य मंगल युति अष्टम भाव में, और चंद्र नवम में, शनिदेव 12वें भाव में, केतु, आप लोग कॉमा विराम नहीं करते हैं, ठीक है, चंद्र नवम में शनिदेव और 12वें भाव में केतु, ठीक है, यहां जो भी दाएं बाएं है। भाग्य साथ नहीं देता, समय पर कोई काम नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, नीलम पहन करके रखा है। मिथुन लग्न, पंचम में देव गुरु बृहस्पति का होना, ठीक है, अत्यंत श्रेष्ठ मैं मानता हूं इसको। छठे भाव में शुक्र का होना, तात्कालिक मित्रता बनी। यहां पर जरूर थोड़ी सी परेशानी हुई है कि शुक्र जाकर के षष्ठ में बैठे हैं, पर शुक्र को षष्ठ का दोष नहीं होता। बुध और राहु युति सप्तम भाव में आपने कहा, और साथ ही साथ सूर्य मंगल युति अष्टम भाव में, चंद्रमा नवम में, शनिदेव यहां पर चंद्र नवम में और शनिदेव 12वें भाव में, केतु फिर 12वें भाव में है शायद, नहीं, केतु लग्न में होना चाहिए फिर तो, क्योंकि आपने राहु को सप्तम में बताया है। तो राहु जब सप्तम में है तो शनिदेव 12वें में है, और केतु को आपने लग्न में फिर कहना चाहिए, ठीक है। भाग्य साथ नहीं देता, कोई काम नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। सीधी सी बात है, खान पान पर नियंत्रण रखिए। रही बात भाग्य की, तो मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव भाग्यपति बनते हैं, और आपका कहना है कि शनिदेव 12वें भाव में है, तो भाग्यपति जब 12वें भाव में जाकर के बैठें तो कहीं ना कहीं भाग्य के साथ के लिए आपको जीवन पर्यंत एक ही काम करना चाहिए। पहले तो हनुमान जी की आराधना करिए, दूसरा जीवन में कोई भी काम शुरू करिए, उस कार्य को पूरा करिए, बीच में मत छोड़िए। अधूरा काम छोड़ेंगे तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। मैं प्रिय दर्शकों, आप सबों से बार बार एक आग्रह किया करता हूं, और देखिए अभी जो परेशानी मेरे साथ हुई, प्रायः इसमें कुछ गलती आपकी है और कुछ गलती मेरे यहाँ कार्य करने वालों की। वो भी कई बार नहीं समझ पाते हैं आपकी बात को, क्योंकि वो ज्योतिषी नहीं है। कम से कम आप अपने प्रश्न को समझते हैं, इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। दीपक तले सदैव अंधेरा होता है। मैं ज्योतिषी हूं, अब जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ काम करने वाले सभी लोग ज्योतिषी होंगे। आप मेरे ज्योतिष के कार्यक्रमों को देखते हैं, संभव है आप इसलिए ज्योतिष के प्रश्नों को भी समझते हैं, लेकिन वो न तो देख पाते हैं न समझ पाते हैं। तो हमेशा यही होता है कि जो साथ वाले होते हैं वही नहीं जान पाते हैं। अब आप अगर उसमें कॉमा विराम सही से नहीं लिखेंगे तो प्रश्नों को एक में कर देंगे, और फलतः सही जवाब भी मेरे लिए नहीं ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार कहा करता हूं कि पहले तो आप लोग प्रयत्न करिए कि अपने सवाल हिंदी में लिखिए। दूसरा ये प्रयत्न करिए कि कहाँ आप अपनी बात को क्या रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। कॉमा विराम इतना तो समझना ही होगा कि कहाँ पर पूर्ण विराम है और कहाँ कॉमा है, ताकि मैं प्रश्न को समझ तो भली भांति सकूं। तो इतना तो आप मेरी मदद करिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मधुसूदन सोनी है, इन्होंने पूछा है अगर शुक्र 5वें भाव में हो तो छठे भाव में क्या वृद्धि होगी, और छठे भाव में वृद्ध लग्नेश शत्रु राशि में हो तो लग्नेश को बल मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। एक दूसरा, शुक्र अगर 5वें भाव में हो तो छठे भाव में रोग रिपुण की वृद्धि नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा ये ध्यान रखें कि शुक्र अगर ऐसे भाव में बैठे जिससे आगे तृक भाव पड़ रहा है, अब जैसे 12वें भाव में बैठे तो व्यय की वृद्धि करेंगे लेकिन खुद पर। षष्ठ भाव में बैठ करके ऐसा नहीं कि रोग रिपुण की वृद्धि करेंगे, वरन उसमें कमी लाने का प्रयत्न करेंगे। अब कई बार ये भी संभव है कि अब देखना होगा जन्म कुंडली में शुक्र की और बाकी षष्ठेश की स्थिति को। ऐसी अवस्था में अब संभव है कि जैसा आपने कहा लग्नेश ही षष्ठ में बैठे हैं, अब कहीं जातक का व्यक्तित्व ही लड़ाई झगड़े का हो गया, उसके स्वभाव में ही लड़ाई झगड़े की वृत्ति हुई, तब संभव है कि ऐसे शुक्र आपको नित्य नए शत्रु पैदा करके देंगे। तब नित्य आपके लिए रोग की स्थिति, मान लिया जाए आपके खान पान पर नियंत्रण नहीं, क्योंकि लग्नेश कमजोर होकर के रोग भाव में बैठे हैं, तो उस अवस्था में आपके स्वास्थ्य में कमजोरी उत्पन्न करेंगे। तो हाँ, तब वहां पर परेशानी करेंगे। ये फलादेश तभी तय हम कर सकेंगे कि शुक्र की स्थिति कैसी है।
और शुक्र के अगले भाव की जो स्थिति वो उत्पन्न कर रहे हैं वो किस तरह का भाव है, कौन सा भाव है। क्या वो शुक्र की राशि, समझ के देखिए कि अगर वो शुक्र की राशि है तो वो अपने भाव में बल ही लाएंगे और अच्छा उसको करेंगे, उससे संबंधित परेशानियों को दबाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा लग्नेशी वहां पर कमजोर होकर के और वो भी वृद्ध अवस्था में जाकर के बैठा है तो संभव है रोग की स्थिति उत्पन्न करने वाली ये बात है। शैलेश कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है शुक्र ग्रह हेतु स्फटिक की माला शुक्रवार को धारण करना चाह रहा हूं। शुद्ध मंत्रोच्चारण के लिए शुक्र का बीज मंत्र के बदले में सौठ मंत्र जप करना चाहता हूं। कौन सा मंत्र सही है? ओम शुम शुक्राय नमः अथवा ओम शुक्राय नमः। आप दोनों जप लीजिए, कोई एक जप लीजिए, ओम शुक्राय नमः जप लीजिए, जिसमें आपको आसानी हो। याद रखिएगा, भावना होनी चाहिए प्रबल, श्रेष्ठ भावना के साथ आपके मंत्र हों तो मंत्र थोड़े कमजोर भी पड़े, वैसे आप मत गलती करिए, ओम शुक्राय नमः ये मंत्र जपिए। और अंकुश शर्मा है, इन्होंने पूछा है तुला लग्न के छठे भाव में शुक्र 5 डिग्री पर, राहु 3 डिग्री की दृष्टि और नौमांस में दोनों की युति नवम में हो जाए तो परिणाम क्या होगा? तुला लग्न के छठे भाव में शुक्र 5 डिग्री पर, राहु 3 डिग्री की दृष्टि और नौमांस में दोनों की युति नवम में हो जाए। सीधी सी बात है, शुक्र पर राहु की दृष्टि ये चारित्रिक कमजोरी को प्रदर्शित करता है और दोनों का जाकर के जन्म कुंडली के नवम में बैठना कहीं ना कहीं अगर वहां पर भी उनको बल मिल रहा है तो ये चरित्र को कमजोर करने की ओर ही की दिशा की ओर अग्रसर आपको दिखा रहा है। इस पर नियंत्रण रखना होगा। निशांत सिंघल जी का प्रश्न है भाग्येश की दशा आरंभ होने वाली है, बुध शुक्र गुरु द्वितीय भाव में, शनि अष्टम भाव में, भाग्येश की दशा कैसी जाएगी? वैसे मंगल पंचम भाव में, पर पूरा जीवन बीमारियों से पीड़ित है। भाग्येश की दशा होने वाली है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली में जब भी भाग्येश की दशा शुरू होती है ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जीवन काल में भाग्येश की, लग्नेश की, पंचमेश की दशा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा, अष्टम में शनिदेव का होना कहीं ना कहीं परेशानियों की यह सूचना है। अष्टम में जब भी शनिदेव होते हैं तो जातक को जीवन पर्यंत जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करा देते हैं, या यूं कहिए कि अष्टम का शनि बेहद कष्ट प्रदायक बन जाता है। अष्टम के शनि को आप सदैव संघर्ष कराने वाला ही मानिए। तो ये तो रहेगा। अब आपने कहा कि पूरा जीवन बीमारियों से पीड़ित रहा है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपने बुध शुक्र और गुरु द्वितीय भाव में बताया है। कमाल देखिए कि बुध गुरु और शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। बुध और गुरु दोनों को, विशेषकर गुरु द्वितीय के कारक हैं और बुध वाणी के, ये सब एक तरह से कारक ही हैं, लेकिन सब के सब शनि से दृष्ट हुए पड़े हैं, सब शनि से दृष्ट हुए पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी का विषय दिखाई पड़ रहा है। और ऊपर से आपने बताया कि शनि अष्टमस्थ हैं और ऐसे शनि पर मंगल की दृष्टि, हालांकि मंगल अष्टमस्थ हो और शनि की दृष्टि हो तो ज़्यादा भयावह स्थिति होती है, पर यहाँ शनि अष्टमस्थ है, मंगल की दृष्टि है, फिर भी ये स्वास्थ्य पर असर तो करेगा ही करेगा। स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना है। फिर भी मैं समझता हूँ भाग्येश की दशा आ रही है, ये बहुत हद तक आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अरुण कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि कुंभ लग्न में वक्री शनि द्वितीय भाव में बाल अवस्था में है और नौमांस में उच्च के हैं, तो क्या शनि नीच के माने जाएंगे? अच्छा, कुंभ लग्न में वक्री शनि द्वितीय भाव में, मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार बताया हुआ है कि शनिदेव पापक ग्रह हैं। ये वक्र अवस्था में भी मैंने इनके अच्छे प्रभाव ही देखे हैं। अब आमतौर पर माना जाए तो बाकी के ग्रहों के लिए, शनिदेव के लिए भी कहा तो यही गया है कि उच्च अवस्था में जब ये वक्र होते हैं तो नीच के समान। हालांकि आपने नौमांस में ऐसा बताया है कि नौमांस में उच्च के हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या नौमांस में वो वक्री हैं। तो वक्र हैं तब तो माना जाता है कि नीच के समान फल देंगे, लेकिन मैंने इनके प्रभाव को जहां जहां आजमाया है लगभग ठीक ठीक प्रभाव ही मिला है, तो आप इसे खराब मत समझिए। चंद्रा सिंह जी या चंद्र सिंह जी, इनका प्रश्न है मेष लग्न में सूर्य 12वें भाव में, मंगल की चौथी एवं गुरु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट, नौमांस में 10वें भाव में स्वयं की राशि में एवं चलित में मंगल के साथ 6वें भाव में, तो कैसा फल देगा? क्या मैं माणिक पहन सकता हूं? मेष लग्न में सूर्य 12वें भाव में, ठीक है, मीन राशि में बैठे हैं, मंगल की चौथी एवं गुरु की 5वीं दृष्टि से दृष्टि, ये बहुत अच्छा है। नौमांस में 10वें में स्वयं की राशि में, ये भी बहुत अच्छा है। और चलित में मंगल के साथ 6वें भाव में, चलित में मंगल के साथ 6वें भाव में, ये आपने गलत पॉइंट लिखा है। चलित में जन्मांक में जब 12वें में होंगे तो चलित में 6वें में कैसे हो जाएंगे? तो ये पॉइंट तो आपका गलत है, ये प्रश्न आपका गलत सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर चलित में 6वें में कभी हो ही नहीं सकते हैं, इतना अंतर नहीं आता, एक आध भाव का अंतर आ जाता है।
चलित में आगे या पीछे के भाव का कभी कभी ग्रह फल देने लगता है, तो ये तो प्रश्न गलत होगा आपका। पर फिर भी अगर बाकी की स्थितियां मैं केवल 2 पॉइंट के आधार पर कि 12वें में होने से कोई दिक्कत नहीं है, 12वें और नौमांश के आधार पर मैं आपका फलाफल कर रहा हूं, माणिक पहन सकते हैं। लेकिन ये चलित वाली जो बात आपने कही है कि चलित में मंगल के साथ 6वें भाव में, तो ये पॉइंट गलत है। अविनाश कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है मेरे पुत्र की जन्म कुंडली में एकादश भाव में वक्री गुरु एवं वक्री शनि और अष्टम भाव में मंगल केतु, पंचम भाव में शुक्र बुध की युति तथा 6वें भाव में सूर्य चतुर्थ भाव में तथा चंद्रमा तथा लग्न मिथुन है। वर्तमान में गुरु की महादशा में गुरु का अंतर है, तो भविष्य कैसा रहेगा, विशेषकर करियर और नौकरी के संबंध में। जन्म कुंडली में एकादश भाव में आपने बताया कि वक्री गुरु और वक्री शनि है, तो शनि तो यहाँ नीच राशि में वक्र की अवस्था में उच्च के समान फल ही देंगे। ये अलग बात है कि लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो हर कार्य को विलंबित करेंगे। अष्टम भाव में मंगल केतु, पंचम भाव में शुक्र, ये यहाँ पर एक पॉइंट जो निकल रहा है, ये बड़ा डिस्टर्ब करने वाला पॉइंट है। अष्टमस्थ मंगल केतु पर शनि की दृष्टि आप बता रहे हैं। ये बच्चे की कुंडली में है तो इसकी कुंडली को अच्छे से दिखवाइए। मैं समझाना चाहता हूं, आज तक आप मेरे मुंह से कभी ये नहीं सुनते होंगे कि कुंडली को दिखवाइए, लेकिन अष्टमस्थ मंगल के भी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये दुर्घटना में घातक बन जाता है, जान का खतरा यहां पर हो जाता है। तो ये बड़ा विचारणीय तथ्य है, आधे अधूरे से इसको मत समझिए, पूरी तरह से समझने का विषय है ये। अगर ऐसा ही है कि मंगल केतु अष्टम में बैठे, क्योंकि यहाँ मंगल केतु की युति अंगारक योग बना हुआ है, और ऐसे अंगारक योग पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो निस्संदेह दुर्घटनाकारक स्थिति है। तो बहुत सावधानी से ध्यान रखिए। हाँ, बाकी के मामलों में गुरु की महादशा की बात करूं तो गुरु में गुरु का अंतर समाप्त हो जाने दीजिए, बाकी भविष्य ठीक दिखता है। लेकिन मैं बाकी बातें बाद में, करियर नौकरी सब बाद में, अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि दुर्घटनाकारक स्थिति है, पहले इसको समझना होगा। भारत प्रजापत ने पूछा है कि वृश्चिक लग्न 27 डिग्री, चंद्र जो है 8 डिग्री, राहु 27 डिग्री, धन भाव में शनि 13 डिग्री, पराक्रम भाव में धन भाव में शनि 13 डिग्री, पराक्रम भाव में वृश्चिक लग्न 27 डिग्री, चंद्र 8 डिग्री, राहु 27 डिग्री, धन भाव में शनि 13 डिग्री, पराक्रम भाव में, रोग भाव में बुध 26 डिग्री, सप्तम में सूर्य 15 डिग्री और अष्टम में शुक्र 29 डिग्री, नवम में गुरु 15 डिग्री, मंगल 8 डिग्री, लग्न एवं लग्नेश नीच का और कमजोर हो तो क्या मूंगा धारण करना चाहिए? दसम और एकादश भाव सुप्त अवस्था में है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने कहा कि लग्न और लग्नेश कमजोर, लग्नेश नीच का और कमजोर हैं तो क्या मूंगा धारण करना चाहिए? दसम और एकादश, देखिए जन्म कुंडली में जब भी, पहले तो आप ये जान लीजिए कि लग्नेश का जन्म कुंडली के जाकर के भाग्य भाव में बैठना नीच राशि में होने से भी कोई नुकसान नहीं है, आप मूंगा पहन सकते हैं। अब हम आते हैं इस विषय पर कि जब भी जन्म कुंडली में कोई भाव, विशेष करके दसम और एकादश भाव जैसा कोई भाव सुप्त हो जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इन दोनों भावों का सुप्त होना जन्म कुंडली को कहीं ना कहीं कमजोरी पहुंचाएगा, क्षति पहुंचा देगा, क्योंकि दसम भाव सुप्त हुआ तो जातक को कार्य क्षेत्र में समस्या आने लगेगी, और लाभ भाव सुप्त हुआ तो आय के मामले में परेशानी आएगी। तो ये दोनों ही अवस्थाओं को मैं कतई ठीक नहीं कहूंगा। कालू खेर या खीर, इन्होंने जो भी इनका नाम है, इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न की कुंडली पहले भाव में मंगल और शुक्र, दूसरे भाव में बुध सूर्य केतु, तीसरे भाव में शनि, पांचवें भाव में गुरु चंद्रमा, कोर्ट के मुकदमे से जूझ रहा, भाग्य का साथ कब मिलेगा? कन्या लग्न की कुंडली में पहले भाव में मंगल, दूसरे भाव में बुध सूर्य केतु, तीसरे भाव में शनि, पांचवें भाव में गुरु चंद्रमा, यानी कि आपको तो 7.5 चल रही है, मकर राशि के हैं आप, 7.5 चल रही है आपको, तो ये एक परेशानी का कारण बन गया। शनि की दृष्टि आपने बताया है 12वें भाव में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक परेशानी का विषय है कि जीवन काल में कोर्ट कचहरी से जूझा ही देते हैं ये। अभी तो शांति नहीं दिखाई पड़ रही, अभी धैर्य रखना पड़ेगा, अभी टाइम है, अभी तो 7.5 का एक और मध्य ढैया है, समाप्त होने दीजिए, इसके बाद ही स्थिति थोड़ी अंतर में आएगी। कुणाल पांडे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न में बुध धन भाव में 24 डिग्री 26 कला और राहु लाभ भाव में 13 डिग्री में बैठे हुए हैं, और चंद्र व्यय भाव में 25 डिग्री में बैठे हुए हैं, पर राहु चलित में दसम का फल दे रहे हैं। बुध या राहु में किसे मुख्य माने और राहु की महादशा कैसा फल देगी? कन्या लग्न में बुध धन भाव में बैठे हैं, 24 अंश 26 कला। देखिए लग्नेश का जाकर के धन भाव में बैठना पहले तो अच्छा है। अब बात आती है कि कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं, सत्य है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि आप राहु को बलि करिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बुध को छोड़ दीजिए, क्योंकि मूलतः देखा जाए तो कन्या राशि के स्वामी तो बुध ही हैं। राहु की अपनी कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, फलतः वो कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं। तो आप राहु का गोमेद धारण कर लीजिए, रत्न धारण करिए, राहु को बलि करिए, पर बुध को छोड़ देंगे तो वैसे भी राहु आपका बलि नहीं होगा, तो बुध को बलि करिए।
बुध को बलि तो करना ही होगा। बुध को बलि करेंगे तभी राहु को बलि करेंगे तो उसका फल मिलेगा, क्योंकि राहु की वो मूल त्रिकोण राशि, राहु की वो राशि नहीं है, वो मूल त्रिकोण या उच्च राशि बुध की है। तो बुध कैसा, राहु कभी भी किसी राशि में फल बैठ के फल देगा, वो तभी अच्छा फल देगा जब उसके लग्नेश उस भाव के भावेश बलि हो। तो आप अपने बुध को बलि करिए, राहु को भी बलि करिए, आपको अच्छा प्रभाव उससे मिलेगा। राजेश भिवांडकर, इन्होंने पूछा है मीन लग्न, धन भाव में गुरु और शनि, पंचम में चंद्र 21 डिग्री, राहु 10 डिग्री, दशम में शुक्र, लाभ भाव में सूर्य बुध केतु की युति, व्यय में मंगल, क्या विदेश में सदा के लिए बसने के योग हैं? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? मीन लग्न, धन भाव में गुरु और शनि, पंचम में चंद्र 21 डिग्री, राहु 10 डिग्री, दशम में शुक्र, लाभ में सूर्य बुध केतु, व्यय में मंगल। इस कुंडली में विदेश के तो योग नहीं दिखाई पड़ते। विदेश कर्म के लिए, कार्य क्षेत्र के विदेश जाने का योग है, और बसने का तो योग नहीं दिखाई पड़ता है। आर्थिक स्थिति ठीक है पर बसने का योग नहीं, कार्य क्षेत्र के लिए जाने का योग बन रहा है। प्रिंस प्रजापति ने पूछा है कि सिंह लग्न, तृतीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में गुरु, पंचम में केतु और चंद्र, अष्टम में सूर्य बुध व मंगल, नवम में शुक्र तथा लाभ में राहु है। गुरु और मंगल का परिवर्तन क्या फल देगा? बुधादित्य योग का कैसा फल मिलेगा? भाग्य का साथ लेने के लिए उपाय बताने की कृपा किया जाए, करें। देखिए, देखा जाए तो ये भाग्येश और पंचमेश का परिवर्तन है, पर कुंडली के अष्टम भाव से इसका संबंध बन रहा है। फलतः इसे मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा कि जब भी भाग्येश और चतुर्थेश और अष्टमेश, या परिवर्तन अगर देखें तो भाग्येश और पंचमेश का, लेकिन यहाँ अष्टमेश का जो संबंध बना हुआ है चतुर्थेश का अष्टम से, ये कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी लाने वाला, परेशानी, जीवन में संघर्ष, धोखा दिलाने वाला बनेगा। आप सबसे पहले तो सिंह लग्न आपने बताया तृतीय, तो आप पहले तो देव गुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए, इससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा और भाग्य का साथ भी इससे कहीं ना कहीं, तो विष्णु सहस्रनाम का पहले धर्म के शरण में जाएंगे तो बाकी सब चीज़ों। जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का है, और 9वें से 9वां 5वां भाव, अगर हम 5वें को बलि करें तो 9वां भी बलि होगा, तो वो करिए। योगेश ग्रोवर का प्रश्न, मेरे पुत्र का तुला लग्न, शुक्र छठे में, सूर्य और बुध सप्तम में, शनि और गुरु अष्टम स्थान में, राहु मंगल तीसरे, शुक्र की महादशा, MBBS कर रहा है और विदेश जाना चाहता है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कृपया बताएं। सप्तम पुत्र की तुला लग्न की कुंडली, शुक्र छठे भाव में, तो दाम्पत्य कारक तो छठे भाव में, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उच्च राशि में है। सूर्य और बुध आपने कहा सप्तम में है, सूर्य को भी विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। शनि और गुरु अष्टम में, ठीक है, चलेगा। राहु मंगल तीसरे में आपने जो कहा, तो राहु की दृष्टि तो सप्तमस्थ सूर्य पर पड़ रही, तो ये दाम्पत्य में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करेगा, दाम्पत्य जीवन को परेशानी में प्रदर्शित करा रहा है। आप जब भी अपने बच्चे की शादी करें, बाकायदा कुंडली मिलाकर के ही विवाह करें। कुंडली मिलाकर के विवाह करेंगे तभी उसका जीवन सुखद हो सकेगा। प्रिय दर्शकों, आज बस इतने ही प्रश्नों को लेकर के ज्योतिष जिज्ञासा के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।